हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू? कैसे हो आप बताइए। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यू एनसीईआरटी सीरीज में, है ना, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं न्यू एनसीईआरटी जो अभी 2024-25 में लॉन्च हुई है। ओके, उसके बारे में। और हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के बारे में देखने वाले हैं यहाँ पे। इसमें मेरा अभी क्लास 6 में, सिक्स्थ में चौथा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आज। ओके, सो अगर यूजफुल लगे तो यू कैन वॉच इट। जो भी क्लास 6 के बच्चे हैं उनके लिए ये यूजफुल हो सकता है। उसके बाद जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे एग्जामिनेशन का, है ना, जहाँ बेसिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली हर एक जगह बेसिक्स ही इंपॉर्टेंट होती है ना, तो आपको ये काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ठीक है, इतिहास की चैप्टर है, देखेंगे आगे बढ़ेंगे। अध्याय 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत। समय रेखा क्या होता है, स्रोत क्या होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, ईएच कार का एक लाइन दिया हुआ है, आपको समझना है क्या है इतिहास। क्या है भाई इतिहास, क्या है डेफिनेशन यहाँ से आप निकाल सकते हो। एक्चुअली एक डेफिनेशन, हाँ, अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है इतिहास। इतिहास क्या है? अतीत मतलब अभी, अभी जो प्रेजेंट है, अभी जो प्रेजेंट है, इससे पहले कभी ना कभी तो पास्ट रहा होगा, पास्ट रहा होगा। इसी दोनों के बीच कन्वर्जेशन है ना, संवाद है, ये इनका कहना है ईएच कार का। ओके, यह संवाद है आज के समाज एवं कल बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें अभी के बारे में समझना है तो हमें पुराने समय के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, है ना, उसके बारे में जानना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, कब बना, है ना, 1949 बन के तैयार हुआ। तब तक कुछ पार्ट लागू भी हुए, लेकिन तब से अब तक अभी वही संविधान चल रहा है। तो हमारा देश किस रास्ते में जा रहा है, हमारा देश किस रास्ते में जा रहा है, ये वही तो डिफाइन किया है ना, वही तो बनाया है ना। यहीं पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो पाकिस्तान का, उसका भी तो कॉन्स्टिट्यूशन उसी टाइम बना था, लेकिन कई बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है ना। तो हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें रखी होती है। आपने व्हाइट मैन सुप्रीमेसी का नाम सुना हो, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी, है ना। जब अंग्रेज आए या अंग्रेज कहीं भी गए तो वहाँ पे उसका उपनिवेश बना। ओके, तो उनको लगता था कि जो व्हाइट्स हैं वो सुप्रीम है ना। इसी का रिpercussion ये हुआ, आगे चल के ये देखने को मिला कि हिटलर जो सर्वश्रेष्ठ बनते बनते, जब स्कूल में कॉलेजों में यही चीज़ें पढ़ेंगे वो लोग, तो यही बनेंगे सुप्रीमेसी, या सर्वश्रेष्ठ बनते बनते उसने कितने लोगों को मार दिया इतिहास में। और फिर वहाँ पे पता चला सुप्रीमेसी का क्या इफेक्ट हो सकता है, हाँ? उसके कितने सारे उसके बाद गवर्नमेंट ने चेंज किया, है ना, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी से अलग किसी दूसरे रास्ते पे चेंज किया गया। इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। इतिहास के कौन कौन से स्रोत होते हैं भाई, देखो, या फिर समय रेखा क्या है, देखते हैं। हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं, देखेंगे किस प्रकार किया जाता है ऐतिहासिक काल की गणना। ओके, ये जो देख रहे हो राष्ट्रीय संग्रहालय है, क्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, आदि मानव किस प्रकार रहते थे, आदि मानव कैसे रहते थे, इसके बारे में, सबके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, आप अपने बारे में पता करो ना, आप पिछले 10 साल में क्या क्या किए। जो जो आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं वही मालूम करो, या फिर किसी से भी रिलेटेड चीज़ें, वही तो इतिहास बन जाता है ना। पास्ट की चीज़ें ही तो इतिहास बन जाती है। आपको क्या लगता है, अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में सहायता मिलती है? वही
मैंने बोला ना, हिटलर का एग्जाम्पल ले लो। हिटलर, एक टाइम था ब्रिटेन में व्हाइट मैन सुप्रीमेसी पढ़ाया जाता था बच्चों को। वही बच्चा पढ़ के हिटलर बनता है और लाखों लोगों को सुप्रीम होने के कारण मार देता है। ओके, मार देता है। यही तो, पहले क्या पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे पास्ट इतिहास के बारे में, क्या पढ़ाओगे अपने लोगों को, तो आगे वो क्या करेगा, है ना। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है? और संविधान वाला एग्जाम्पल भी आपने आपको दिया मैंने, कि जैसा आप संविधान बनाओगे उसी तरह का तो आपका देश बनेगा, है ना। बाद में वही पता चलेगा आपको। आपको क्या लगता है, अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलती है? बिल्कुल सहायता मिलती है, ठीक है। आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है, ठीक है। पृथ्वी का एक लंबा इतिहास है, हम मानवों का इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा इतिहास है। पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले का है ना। तो आप देखो यहाँ पे तो ये अरबों वर्ष में ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है करोड़ों वर्ष है, और ये वर्षों पूर्व में हो गया, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन के विकास उद्भव के कुछ चरणों की समय रेखा दी गई है। प्रथम कोशिका आपको देखने को मिलेगा कहाँ? अरबों वर्ष पहले मिलता है, ठीक है। अरबों वर्ष पहले प्रथम कोशिका मिली है, पृथ्वी की उत्पत्ति है, वातावरणीय ऑक्सीजन देखने को मिला है। उसके बाद जीवाणु, लगभग 1 अरब वर्ष पहले ही जीवाणु मिलते हैं। कवक एवं स्पंजेस वगैरह हो गया, प्रबाल हो गया, उसके बाद उभयचर कीटे हो गई, कई सारी मछलियां हो गई, उसके बाद शार्क फिश हो गया, सरीसृप हो गया, डायनासोर, पक्षी, स्तनपाई, है ना, मधुमक्खियां, फूल, ये सब चीजें जो है आपको लगभग करोड़ों वर्ष पहले आप देखोगे। यहाँ पे 700 में आपका प्रवाल वगैरह हो गया, है ना। मछली कसौड़ी की 500 400 टू 500 में ले लो, ओके। उसके बाद 300 के अप्रॉक्स में, 310 के अप्रॉक्स में करोड़ वर्ष पहले ये डायनासोर वगैरह देखने को मिला, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेना है क्या है थोड़ा थोड़ा। अनेक लोग पृथ्वी का इतिहास का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पृथ्वी का इतिहास का अध्ययन या फिर किसी भी चीज़ का इतिहास हो सकता है, पृथ्वी का ही नहीं, है ना। अनेक लोग इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ना तो जरूरी है। इतिहासकार बोलते हैं इसको, है ना। जो इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है उसे इतिहासकार बोलते हैं। तो इतिहासकार का काम क्या होता है भाई? इतिहासकार क्या करता है? चीज़ों को कोरोबोरेट करता है। कई सारे स्रोत हैं, स्रोत हो सकती है, ऐतिहासिक स्रोत हो सकती है, साहित्यिक स्रोत हो सकती है। आपको क्या करना होता है, या इतिहासकार को क्या करना होता है? जो भी चीज़ें मिली है, पुरातत्व संबंधी जो भी चीज़ें मिली है, उनको देखना, समझना, उसके बारे में मालूम करना, वो कब का है पता लगाना, है ना। उसके बाद उससे रिलेटेड चीज़ें को देखना, उसको साहित्य के साथ कोरोबोरेट करना, है ना। यही चीज़ें करना होता है, मिलाना, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या जो किताब में लिखा हुआ है और जो कुरुक्षेत्र में है, या फिर आ, कन्याकुमारी में है, राम सूत्र के बारे में क्या लिखा गया है और बुक में क्या लिखा हुआ है, उतने दिन पहले का पुराना है कि नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। तो इतिहासकार का काम यही होता है, ओके। उसके बाद कोरोबोरेट करने के बाद वो एक डिसीजन पे पहुंचता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, कई लोग मिलकर करते हैं, फिर जाके एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है ना। तो इसमें भूवैज्ञानिक का काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी है और आवश्यकता होती है। जीवाश्म विज्ञानी हो गए, मानव विज्ञानी हो गए, पुरातत्व विज्ञानी हो गए। भूविज्ञानी कौन होता है भाई? पृथ्वी के विभिन्न भागों के बारे में वो अध्ययन करते हैं। विभिन्न भाग मतलब क्या? पर्वत के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में, है ना, अलग अलग भागों के बारे में ये अध्ययन करते हैं, भूविज्ञानी कहलाते हैं। जीवाश्म, देखो ये क्या कर रहा है, जीवाश्म विज्ञानी कौन होता है? जीवाश्म विज्ञानी कौन होता है? पृथ्वी के नीचे दबे हुए मलबों
का अध्ययन करते हैं, चाहे वो जंतु का हो या फिर पेड़ पौधों का हो, ठीक है। वो लाखों वर्षों या वर्षों या फिर हजारों वर्षों या करोड़ों वर्ष से नीचे में दबा हुआ है ना, मलबा। तो उसके बारे में वो अध्ययन करता है, वो कब का है ये अध्ययन करता है ना, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करता है जीवाश्म विज्ञानी। मानव विज्ञानी क्या करता है, मानव समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन करता है। अभी के मानव समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन करता है, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में पूर्वानुमान लगाता है, और पीछे पहले के समाज और संस्कृति के बारे में भी पढ़ता है। उसी से तो सीख के आगे क्या होगा ये निकाल भी सकते हैं, है ना। पुरातत्व विज्ञानी क्या करता है, वही पुराने समय की चीजें जैसे कि मूर्ति हो गई, सिक्के हो गए, इन सब के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। भूविज्ञानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करता है। जीवाश्म विज्ञानी क्या होता है भाई, कौन होता है, बोला मैंने अभी, जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्षों पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञानी के द्वारा। वहीं मानव विज्ञानी क्या करता है, मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं, ठीक है। पुरातत्व विज्ञानी क्या करता है, पुरातत्व विज्ञानी मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानवों के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म क्या होता है मैंने बताया है आपको। जीवाश्म क्या है, धरती के नीचे जो पेड़ पौधे, करोड़ों वर्ष पुराने, मानव और जो भी चीजें हो जो धरती के नीचे दबे हो, करोड़ों वर्ष पुरानी चीजें, लाखों वर्ष पुरानी चीजें, उन्हें जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला जीवाश्म विज्ञानी कहलाता है। इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है, आपको मालूम होगा जब कोई नया राजा बनता था पहले के समय में, वो अपना कैलेंडर निकाल देता था, है ना। अलग अलग धर्म का अलग अलग कैलेंडर है, चाहे हिंदू का ये पंचांग, हिंदू धर्म में क्या है पंचांग वगैरह है, ईसा मसीह उस धर्म में क्या है, तो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर बहुत फेमस रहा है ना। तो पंचांग है, शक संवत है, विक्रम संवत है ना। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। इतिहास में समय की गणना इस प्रकार की जाती है। अभी के समय में लगभग लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है देखो, ठीक है। ये क्या है, इसमें 365 दिन, 365 डेज को 12 महीने में डिवाइड किया गया है। 12 महीनों में डिवाइड किया हो गया है। कौन कौन सा महीना है भाई, कौन कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 30 या 31 दिन में डिवाइडेड है। 30 या 31, सॉरी 30 या 31 दिन का महीना होता है। उसके बाद एक साल 365 का, कभी कभी एक लीप ईयर भी आता है। लीप ईयर, लीप ईयर कितने दिन का, मतलब एक फेब में 28 के जगह पे 29 हो जाता है। किस कारण होता है, ये 365 है, 4 आवर एक्स्ट्रा होता है, सॉरी 6 आवर मान लो, ठीक है। 4 साल में उन्हें 4 कर दो तो 24, एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए फरवरी में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, 28 से 29 कर दिया जाए, ठीक है। और इसी में जब आप देखोगे ठीक है, लीप ईयर हो गया, फेब 28 29 हो गया, ओके। चलो ग्रेगोरियन कैलेंडर को हमने देखा, ये कहाँ से, ईसा मसीह के जन्म से
स्टार्ट, इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे कैलेंडर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका विक्रम संवत या फिर शक संवत, है ना। शकु ने स्टार्ट किया था इसको इसको राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था 57 AD आई थिंक। ठीक है, ये शक वाले में देखोगे तो आपको क्या क्या है, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, हम्म, आखार, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ओके, ये सब चीज़ें इसमें सका कैलेंडर में देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कैलेंडर है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी के हिसाब से काम करती है। सो इसमें कितना, ये अर्थ को सेंटर लेकर के किया गया है। ठीक है, पृथ्वी को, सूर्य को नहीं, पृथ्वी को सेंटर लेकर के पृथ्वी और चंद्रमा के रिस्पेक्ट में किया गया है। तो पृथ्वी और चंद्रमा को लेके किया गया है, तो मतलब क्या है, 27 के आसपास, 27 28 का जो है मंथ होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा टाइमलाइन के बारे में। यहाँ पे ये क्या था, मैंने देखा क्या ठीक से, इसे पढ़ लेना है। ओके, हमने बता दिया ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर का उपयोग विश्व भर में 365 दिन होता है, 12 माह होता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उसके बाद 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष होंगे। यदि वह 400 से विभाजित हो जाता है तो अधिवर्ष हो जाता है शताब्दी। ठीक है, उसके अलावा 1900 कॉमन एरा बोल देते हैं। अब मान लो तुम ईसा मसीह का जन्म 1 AD, ठीक है, या फिर ACE, आफ्टर कॉमन एरा। आफ्टर कॉमन एरा इस तरफ बोल देते हैं, इस तरफ जाओगे बिफोर कॉमन एरा बोल देते हैं, BCE। ओके, बिफोर कॉमन एरा। ओके, हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व, और आगे सामान्य संवत बाद। क्यों मैं ये क्या लिखा हूँ, सामान्य संवत बाद, सामान्य संवत पूर्व, ये इसीलिए लिखा हूँ। ACE BCE जो इंग्लिश में लिखते हैं उसी को, माना कि यहाँ पे कहीं 1 मिनट एक टाइम लाइन ले लेते हैं, हम अच्छा से समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको। देखो, ये माना कि एक समय रेखा है ना, यहाँ पे आप ले लो एक बर्थ ऑफ ईसा मसीह, यहाँ पे ले लो बर्थ ऑफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जस्ट आप थोड़ा पहले जाओगे 300 BC, तो यहाँ पे आपको किसके बारे में मालूम चलता है, मौर्यन पीरियड है ना, मौर्यास के बारे में मालूम चलता है। ओके, इसके जस्ट बाद इधर जाओगे तो मेरे कहने का मतलब है इस तरफ जो है BCE है, बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। इस तरफ जो है आपको आफ्टर कॉमन एरा बोल देते हैं, ACE हो जाता है। ठीक है, इस तरफ हमको सीधा जाना होता है 1 से 100, या फिर इससे 1000, यहाँ पे कहीं 700 रहा होगा, यहाँ पे कहीं 1526 होगा, यहाँ पे कहीं 1857 ले लो। ओके, 1857 के बाद यहाँ पे कहीं 1947 भी है, इधर कहीं 1600 है। ओके, इस तरह से हम टाइमलाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ACE में है, ACE में है, या साल सम्मत बोल देते हैं, या फिर आफ्टर कॉमन एरा इंग्लिश में बोल देते हैं, या आफ्टर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट भी बोल देते हैं। इस तरफ जाओगे
600 BC, उसके बाद 600, उसके बाद आप देखोगे तो कभी ना कभी तो भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ पे हो गया। इसके बाद इधर ले लो आप क्या, वैदिक एज को ले लो, वैदिक काल ले लो, 1500 तक ले लो। और पीछे जाओ पे 3000 के अप्रॉक्स चले जाओ, हिंदू सभ्यता की शुरुआत। तो इस तरह से टाइमलाइन को देखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व में शैल चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला है? 40,000 वर्ष या फिर सामान्य संवत पूर्व, ठीक है, 40,000 सामान्य संवत पूर्व विश्व में शैल चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य मिला है। ओके, कहाँ पे मिला है? भीमबेटका, 14,000 साल संवत पूर्व, हिम युग है ये। ओके, यहाँ तक तो आपका हिम लीप वर्ष मालूम है, मैंने बोला है। मांगलिक क्या होता है? अनुकूल होता है अथवा भाग्य आने वाला शुभ समय मांगलिक होता है, मांगलिक काल नहीं बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इस पाठ्य पुस्तक में हमने BCE के लिए सामान्य संवत पूर्व और सामान्य संवत शब्दों का प्रयोग किया है? आइए पता लगाएं, आइए पता लगाएं क्या है। इस प्रकार की गणना सरल होती है, परंतु इसमें एक समस्या रहती है। ग्रेगोरियन तिथि पत्र में कोई भी वर्ष 0 से शुरुआत नहीं होता है, शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। ठीक है, आप देखोगे तो एक वर्ष पूर्व हो गया या 2 वर्ष पूर्व हो गया, या फिर ये 0 नहीं होता है, कोई भी वर्ष 0 नहीं होता है। 2 साल संवत पूर्व और 2 साल संवत बाद, 2 साल संवत, इस तरह से कुछ होता है, 0 नहीं होता है। ओके, समझना है। 1 साल संवत पूर्व के तुरंत बाद आता है। ठीक है, 1 साल संवत पूर्व के तुरंत बाद आता है। 1 साल संवत ये हो गया BCE, इसके जस्ट बाद आपका ACE आ जाता है। ऐसा नहीं है कि बीच में 0 वर्ष है। ओके, 0 वर्ष होगा कैसे? आप देखेंगे कि शून्य वर्ष की अनुपस्थिति के कारण इन दो तिथियों के मध्य केवल 3 वर्ष ही होंगे। ठीक है, इन दो तिथियों के मध्य केवल 3 वर्ष ही होंगे, क्योंकि शून्य नहीं होता है। किसी भी साल संवत पूर्व तथा साल संवत की तिथियों, सॉरी सामान्य संवत, किसी भी सामान्य संवत पूर्व तथा सामान्य संवत की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उनके योग में से एक घटाना होता है। ठीक है, अब मान लो कि 2 BCE हो गया, या फिर 2 सामान्य संवत पूर्व हो गया और 2 सामान्य संवत बाद का हो गया। ये ऐसे नहीं देखना है, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 4 हो गया, -1 कर दिया तो 3 हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में कितना है? ऊपर में दी गई स्थिति को ही दर्शाया हमने। किसी भी सामान्य संवत पूर्व तथा सामान्य संवत की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर योग में से एक को घटाना होता है। ओके, अपने सहपाठियों के साथ कुछ ऐसे उदाहरणों का अभ्यास कीजिए। उदाहरणार्थ, यदि हम महात्मा बुद्ध के प्रश्न पर पुनः लौटे, मान लीजिए कि आज 2024 सामान्य संवत है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था, ये अगर कैलकुलेट करना है, या फिर तो क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा हमको? पहले तो एक नया पेज लेंगे। ठीक है, तो 560 BCE है या सामान्य संवत पूर्व है, और अभी कितना चल रहा है? 202 और 2024 है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे करेंगे, देखो 560 पहले वाला प्लस बाद का 2024, और बीच में तो एक है नहीं, 0 है नहीं,
जीरो नहीं है बीच में, शून्य वर्ष नहीं है बीच में, इसीलिए एक को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। तो 583 है ना, यही तो आ जाएगा ना। चलो ठीक है, इतना वर्ष पूर्व हुआ था। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है। हिम युग का अंत हो जाता है 12,000 साल सामान्य संवत पूर्व। क्या हो जाता है, हिम युग का अंत हो जाता है। उसके बाद 10,000 ले लो, प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ जो है 8,000 सामान्य संवत पूर्व हो जाता है। उसके बाद 6,000 सामान्य संवत पूर्व क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन की तकनीक का आरंभ होता है। तांबे के प्रथम प्रथम धातु कर्म का आरंभ जो है इसी टाइम 4,000 सामान्य संवत पूर्व और इसके बीच में होता है, ठीक है। मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर बनता है इसी इसी टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में देख सकते हो आप। 2000 सामान्य संवत पूर्व सिंधु सभ्यता, बुद्ध का जन्म यहाँ पे कहीं होता है आपका, भगवान बुद्ध का जन्म होता है। अशोक यहाँ पे 320 के अप्रॉक्स मान लो, ओके। ईसा का जन्म जीरो, या जीरो नहीं एक, ओके, 180 माना जाता है, 180 उसी के आसपास कभी तो हुआ रहेगा, ओके। 2000 सामान्य संवत पूर्व हम इस काल खंड में है, ओके। देखो आगे बढ़ते हैं, क्या है, इस प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उपकरण है, ठीक है। समय रेखा, तो इसमें क्या है ना, एक समय से मान लो कि यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हुआ, इसके बारे में भी हम इसमें चर्चा कर सकते हैं, या फिर इसके बाद क्या हुआ। 1947 है, 1947 इसके बाद आज़ादी मिली, इसमें क्या क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे ये थे, यहाँ पे ये थे, इसके पहले क्या था, ये 1700 अंग्रेजों के हाथ में आया था, ठीक है, 1700, ठीक है। दीवानी राइट्स बंगाल में इसके पास आ गया था, 1764 ले लो तुम, सब कुछ उसके 1764, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हमें क्या पता चलता है यहाँ पे, टाइमलाइन से क्या पता चलता है, इसके बीच में या इसके बाद कौन सा क्या हुआ हुआ रहेगा, ये सब भी हम देख सकते हैं, क्योंकि यह किसी विशेष अवधि और तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या है, समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में सहायक होती है। उदाहरण तिथियां देखे बिना भी अब आप देख सकते हो कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह का जन्म से पहले हुआ था, ये बात पता है, समझ में आ रही है। देखो वर्ष एवं दशक के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हमें सामान्यतः दो अन्य विशेष शब्दों का प्रयोग करना होगा, शताब्दी सहस्त्राब्दी। आपको पता है शताब्दी क्या होता है, देखो शताब्दी क्या होता है, सहस्त्राब्दी क्या होता है। तो शताब्दी और सहस्त्राब्दी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है, ओके। शताब्दी, ये देखो पहला वर्ष शुरू हुआ होगा यहाँ से 100 वर्ष तक, है ना। तो क्या बोलेंगे, प्रथम शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी, समझ में आ रही है। अब 21वीं शताब्दी बोला, 21वीं 21वीं शताब्दी, तो ये क्या होता है भाई, 21वीं 2001 से लेकर के 2100 तक 21वीं शताब्दी हो जाएगा। ऐसे ही 2000 सॉरी 2101 से लेकर के 2200 तक 22वीं शताब्दी हो जाएगा, है ना। इसी तरह अगर वापस जाए तो कैसे होगा, है ना, सिक्स्थ या फिर सिक्स्थ सेंचुरी बीसीई है, क्या करना पड़ेगा इसमें, यही है, फर्स्ट सेंचुरी बीसीई होता तो क्या होता है, एक से लेकर के 100 तक जाना पड़ता, ओके। तो 600 तक जाना पड़ेगा कहाँ पे, 501 से, ओके। सिक्स सेंचुरी बीसीई इस तरह से देखते हैं, ओके। इसी तरह सहस्त्र शताब्दी आता है 1000 साल वाला, ओके। 1000 साल वाला उसका यूज उतना नहीं होगा। देखो किसी भी 1000 वर्ष के कालखंड इतिहास में एक साल संवत से लेकर के 1000 तक चले जाओ ना, हाँ, या फिर 2001 से लेकर के 3000 तक चले जाओ, सहस्त्राब्दी हो जाएगा, ओके। शताब्दी के तरह ही साल संवत पूर्व
सॉरी सामान्य संवत पूर्व शताब्दी की गणना के लिए एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके किसी समय में पीछे की ओर लगते हैं। ठीक है, देख लेना। आइए पता लगाए, क्या पता लगाना है। 1900 सामान्य संवत से लेकर के आज तक की समय रेखा बनाना है, आपको बना लेना है। ओके, आगे क्या है ध्यान रखें। क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता रहा है? तो मैंने आपको बताया है पहले ही कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब भी देखना होता है। तो इसके लिए क्या है, पृथ्वी पृथ्वी को ही अ, देखो यहाँ पे सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अनेक भारतीय तिथि पर महीनों एवं दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य और चंद्रमा पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ सूर्योदय एवं सूर्यास्त आदि जैसे घटनाओं का सटीक आकलन करना है। मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियों और समय निर्माण आदि भी करना होता है। ठीक है, पंचांग तालिकाओं की पुस्तक, प्रत्येक माह के दिनों के साथ ये सब देख लेना है। क्या है आपको, इतिहास के स्रोत क्या क्या है, इतिहास के स्रोत क्या क्या है भाई ना? किसी से पूछ लिया या फिर कोई भी सामान इतिहास के स्रोत है, कोई भी व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसमें हम अतीत की किसी घटना अथवा कालखंड के संबंधित जानकारी देखते हैं, तो वो सब क्या है, इतिहास के स्रोत है। कुछ भी हो, आप देखोगे कि पुराने सिक्के हो गए, पुरानी पुस्तकें हो गई, वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए अथवा बर्तन हो गए, इन सब से हमें पुरानी चीजें पता चलती है, तो ये इतिहास के स्रोत हो जाएंगे। एक सिक्का है, सिक्का से हमें क्या क्या पता चलता है, मैं एग्जांपल आगे देखेंगे इसके बारे में। सॉरी, ये देखो जरा, मान लो ये एक सिक्का है, तो एक सिक्का है, सिक्का से क्या पता चलता है? पहले सन ईस्वी पता चल जाएगा, कब का सिक्का है ये पता चल सकता है। राजा का फोटो रहता है, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है ना? उसके आसपास में क्या है, एनिमल्स है, तो एनिमल्स से लोग प्रेम करते होंगे, हो सकता है, या फिर पालते होंगे उन्हें, इसीलिए तो फोटो वगैरह वहां पे है। सोना का सिक्का किस चीज का बना हुआ है? सोना का बना हुआ है? चांदी का बना हुआ है या फिर शीशा का बना हुआ है? ये भी तो देखना है, मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में वहाँ वहाँ का पता चलता है। तो इस तरह से चीज़ों को देखी जाती है। प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है, वह चित्रखंड पहेली के हिस्से में होती है। इतिहासकार उसी पहेली को करबरेट करके, रिटन एविडेंसेस के साथ करबरेट करके काम करते हैं। ठीक है, इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं भाई? देखो, मौखिक स्रोत वंशावली हो गया, लोक साहित्य हो गया। शिलालेख के बारे में बात करते हैं तो शिलालेख में पांडुलिपि, ताम्रपत्र, सिक्कों पे लिखी हुई चीजें, है ना? उसके बाद संरचना में बात करें तो स्मारक है, टीला है, ये सब चीजें प्राकृतिक स्रोतों में देखने को हमको मिलता है। वहीं उत्खनन, मानव, पशु तथा पौधों के अवशेष हो गए। उसके बाद उपकरण एवं हथियार हो गए, उत्खनन खुदाई के बाद जो मिलती है चीजें। मूर्तियां एवं आभूषण हो गए, मृदभांड एवं खिलौने हो गए, निवास स्थान एवं समाधान हो गए। ठीक है, कलात्मक स्रोत मतलब कहीं पे पेंटिंग उकेरा गया है, कहीं पे घर बनाया गया है, कहीं पे पट्टिका बनी हुई है, मूर्ति कला है। ठीक है, तो ये चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, पट्टिका हो गया, ये कलात्मक स्रोत हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो विदेशी विवरण, अब फॉरेन से कुछ लोग यहाँ पे घूमने आए, वो कुछ लिख के गया पेपर में, तो यात्रा वृत्तांत हो गया। घूमने आया तो यात्रा वृत्तांत हो गया या ऐतिहासिक वृत्तांत हो गया। हाँ, काफी दिन पहले यहाँ पे आए, रहे, पढ़े, यहाँ के बारे में कई सारी चीजें बताई, अलग अलग राजाओं के बारे में बताई, है ना? भारतीय साहित्य क्या होता है, किस इसमें से क्या क्या होता है? देखो, वेद एवं इतिहास के बारे में, कविता एवं नाटक, ऐतिहासिक लेख के बारे में, कहानियों का संग्रह, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख, ये सब जो है भारतीय साहित्य में देखने को मिल सकता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, ऐतिहासिक स्रोत हमने देखा है। इतिहासकार क्या करता है? ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है, उसके विषय में लिखता है, बताता है। ठीक है, इतिहासकार यही काम है, इतिहासकार का कोलैबोरेट करता है चीज़ों को, जो पुरातत्व चीज़ें मिली है, पुरातात्विक चीज़ें मिले हैं, उसको ऐतिहासिक चीज़ें जो मिली है उसको क्या करना, देखना, समझना, उसके बाद साहित्यिक चीज़ों के साथ कोलैबोरेट करना, यही इनका काम होता है। उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचना। इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। तो ये बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये स्रोत सही भी हो सकते हैं, कभी कभी ये स्रोत गलत भी हो सकते हैं। यही तो इतिहासकार का काम होता है। अनुवांशिकी क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन करता है कि किस प्रकार पौधे, जानवरों या मनुष्यों की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। ठीक है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन करता है? एक व्यक्ति से
या माता पिता से बच्चे में किस तरह का गुण गया है, ये अनुवांशिकी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओके। तो पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिकों अध्ययनों के इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान अ, दिया है। ठीक है, उदाहरणार्थ प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की अनुवांशिकी के अध्ययन एक नया दृष्टिकोण बना है, जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास साधारणतः, जिसका अर्थ है पिछले 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास जो है का अध्ययन करते हैं, तो समाचार पत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। पिछले कुछ दशकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए पता लगाएं, अगले पृष्ठ पर इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं, इसे लिखना है। सिक्का के बारे में, सिक्का से क्या क्या पता चलता है, कब का है ना, कब, उसके बाद किस चीज का सिक्का है, सिक्का, सिक्का से क्या अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, सोना का है, चांदी का है, वहाँ का स्थिति कैसा था इसके बारे में, राजा कैसा है, साइड में जानवर वगैरह है क्या, ये सब चीज़ें है ना। अशोक स्तंभ के बारे में, इसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, मानव इतिहास, मानव होमो सेपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये सब देखना है। उसके बाद शैलाश्रयों में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए, ये गतिविधि देखना है आपको, समझना है क्या करना है आगे। क्या लिखा हुआ है भाई, किस गतिविधि को पहचान कर सकते हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ओके, यहाँ पे कुछ कर रहा है, यहाँ पे भी फोटो वोटो बना रहा है, या है ना, फोटो वगैरह बना रहा है, सेल पे, पत्थर पे खाना वगैरह बनाया जा रहा है। ओके। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों और समूह में रहते हैं। वो मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन एवं आश्रय के निरंतर खोज करते रहते थे। भोजन और आश्रय का खोज करते रहते थे, कहीं पे कोई जानवर मिला उसे मार के खा जाना है। इसका अर्थ है कि वो अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर करते थे, मतलब शिकार पर निर्भर करते थे और पेड़ पौधों के फलों पे निर्भर करते करते थे। मरणोपरांत जीवन, मृत्यु के बाद जीवन, इसका अर्थ होता है। आप देखोगे हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। ठीक है, संभवतः उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थी। ठीक है, धारणाएं थी, इसका तो नहीं पता धारणाएं थी या नहीं थी, ये कैसे लिखा, संभवतः। चलो, मरणोपरांत जीवन आप उस टाइम के लोगों में कैसे घुसा दोगे, क्या क्या यहाँ से सीखे हो, कौन सा इतिहासकार ये बोला है। यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे। ठीक है, ओवरऑल आपको ये समझना है आदि मानव कैसे रहते थे, क्या करते थे, किस तरह खाना खाते थे। ठीक है, और ये आभूषण भी बनाते थे, पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांत, पेडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए, और कभी कभी वे एक दूसरे से आदान प्रदान भी करते थे, लेन देन भी करते थे इन्हीं का। ठीक है, पहली उपज क्या था भाई। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी, हिमयुग, हिमाच्छादित था पूरा पृथ्वी, हिमयुग कहा जाता है उसको। ठीक है, इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी, तो इसके कारण तत्कालीन नदियों में जल भराव हुआ। ठीक है, जल जब भरा तो लोग नदी के आसपास जा करके रहना शुरू कर दिया। ठीक है, समुद्रों में समाहित हो गया, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गया। हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। ठीक है, उसके बाद नदियों के पास वो लोग निवास करने लगे, वहाँ पे खेती करने लगे। ठीक है, और नदियों के किनारे बसने लगे, लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी। अब मृदा भी तो अच्छी थी ना वहाँ पे नदियों के पास सबसे पहले रहने का मतलब चारागाह अच्छा मिल जाएगा, उसके बाद नदी है तो पानी, खेती का फायदा मिलेगा, है ना, ये सब चीज़ें हैं। 1 मिनट आते हैं, आइए विचार करें। पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपयुक्त चित्र दोनों में ही पुरुषों एवं महिलाओं को दिखाया गया है। अभी ये क्या कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, ये
कई सारे जानवर है, जानवरों को पालतू बना लिया गया है ना, ये सब चीज़ें देखना है। ऐसी भूमिकाओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कक्षा में चर्चा करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास उस समय के केवल सीमित सूचनाएं ही उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ वैसे वैसे समाज जटिल होते होते गया। उसका कोई सरदार बना भाई, है ना, उसका कोई सरदार बना जो उसके कल्याण के लिए सोचता। जरूरी नहीं है कल्याण के लिए ही सोचे, अकल्याण के लिए भी सोच सकता है। ठीक है, सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था तथा भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। ठीक है, पल्ली क्या होता है? एक छोटा सा बस्ती अथवा छोटा सा गांव, टोला, है ना। कल्याण क्या होता है? स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई के लिए काम करना। तो जैसे जैसे समा उनका गुट बड़ा होते गया वैसे वैसे एक गांव बस गया, टोला बन गया, पल्ली बन गया। उसके बाद उसके कुछ हेड्स रहने स्टार्ट हो गए जो उसके कल्याण के लिए सोचते थे। ओके, जैसे जैसे समय बीता गया पल्ली बड़े गांव में परिवर्तित हो गया जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन तंत्र विकसित हो गया और मितभांड एवं मिट्टी मिट्टी के अन्य वस्तुओं का बनने एवं धातुओं के उपयोग की तकनीक का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण भी बनने शुरू हुए। हम अध्याय 6 में देखेंगे कि सभ्यता का उदय किस प्रकार होता है, इसका योगदान किस तरह से है उसमें। सभ्यता के उदय में योगदान दिया है। ठीक है, इन चरणों ने सभ्यता के उदय में योगदान दिया है। अभी यह याद रखना आवश्यक है कि सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। आगे देखते हैं क्या है। प्रश्न क्रियाकलाप आ जाता है, आपको देखना है। एक परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार, यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव का इतिहास लिखिए। ठीक है, परियोजना के लिए अपने शिक्षक से मार्गदर्शन हेतु निवेदन ले लीजिए। गांव के अलग अलग लोगों से पूछना है क्या क्या है, अपने गांव का इतिहास लिखना है आपको। ठीक है, क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन के कारण दीजिए। जासूस आपका आपको क्या लगता है, इतिहासकार की तुलना जासूस से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वह ऐसे चीज़ों का जासूस का काम क्या है? वो भी ऐसी चीज़ों का पता लगाता है जो मालूम नहीं है किसी को, है ना। इतिहासकार भी तो वही करता है लेकिन एरिया अलग है ना। वो क्रिमिनल या फिर वैसे चीज उस क्षेत्र में करता है और ये इस क्षेत्र में करता है, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है ना। तिथियों के साथ कुछ अभ्यास। समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों को कालानुक्रम लगाइए। ठीक है, 323 को मैंने बताया था आपको ना, एक समय रेखा बनाना है। यहाँ पे 323, यहाँ पे आपका 1000 साल आगे आगे कर देना है इसको, इस पे बना देना है। ओके, यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 साल सामान्य संवत पूर्व में हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था, है ना। कौन सा शताब्दी? 301 से 301 एक से 400, है ना, चौथी। सही है, देख लेना है आपको। उसके बाद इसके बारे में भी देखना है क्या है। किसी निकटतम संग्रहालय के भ्रमण की योजना बनाइए। संग्रहालय की प्रदर्शनियों के विषय में पहले से कुछ जानकारी जुटा लीजिए। इस भ्रमण के दौरान टिप्पणियां तैयार करना है। ठीक है, कर लेना है। अपने विद्यालय के किसी पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए और स्थानीय इतिहास एवं उसे जानना क्यों महत्वपूर्ण है इस विषय में व्याख्या देने का आग्रह कीजिए। या 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में कैसे लिखोगे? 12,000 ऐसे लिख दो। 12,000 वर्ष पूर्व कितने दिन हुए ये काउंट करना है तो कैसे करेंगे? कर लेना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतने पे ही रोक देंगे, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। अगले क्लास में क्या देखेंगे? क्लास 6 का 5वां चैप्टर देखेंगे। ठीक है।